गांव में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के पिता रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें जुए की बुरी लत लगी हुई थी। इसीलिए सोनम की माँ को कपड़े प्रेस करके घर का खर्चा चलाना पड़ता था। सोनम, मोबाइल बाद में चला लियो, पंडित जी के घर जाकर ये कपड़े दे आ। बस माँ, ये वीडियो पूरी देख लेने दो, फिर जाती हूँ। उठ रही है या नहीं? अभी गरम गरम प्रेस तेरे हाथ पर रख दूंगी। पूरे दिन यूट्यूब में ही घुसी रहती है। अरे क्या हो गया? उसे क्यों डांट रही हो? तुम तो कुछ ना बोलो तो ही सही। अगर तुम बेशरम की तरह जुए में पैसा ना उड़ाओ तो मुझे ये प्रेस का धंधा करना ही क्यों पड़े। इतना भी दिखाई नहीं देता कि लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी वादी का इंतजाम करें। अरे हो जाएगी शादी, तू चिंता क्यों करती है? सोनम कपड़े पहुंचाने पंडित के घर पहुंचती है। पंडित जी के बेटे कौशल की आदत अच्छी नहीं थी। वो हमेशा सोनम को छेड़ने के मौके ढूंढता रहता था। अरे सोनम, तेरे बाप तुझसे इस उम्र में भी काम कराते हैं। अगर उनके पास तेरे ब्याह के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझसे ब्याह कर ले। नहीं करूंगी शादी तुझ जैसे लफंगे से। क्या कहा तूने मुझे? लफंगा? कौशल अपने दोस्तों के सामने सोनम को बहुत बुरा भला कहता है और उसकी चोटी खींच देता है। सोनम रोती हुई घर पहुंचती है और सारी बात अपने पिताजी को बताती है। उस पंडित के लड़के की इतनी हिम्मत! अभी जाकर बताता हूँ उसे। सोनम के पिता गुस्से में कौशल के पास जाते हैं और कौशल को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। मेरी बेटी से दूर रहना। कौशल गुस्से से पागल हो जाता है। वो कुछ जुआरियों को पैसे देकर कहता है, उस सोनम के बापू को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना। उस रात सोनम के पिताजी जुआ खेल रहे थे तो कुछ जुआरी उनसे भिड़ गए। उन्होंने सोनम के पिता के सारे पैसे छीन लिए और उन्हें नदी में फेंककर गांव से भाग गए। अगले दिन गांव की एक औरत ने सोनम के घर आकर खबर दी कि उसके पिता की लाश नदी किनारे पड़ी हुई है। सोनम और सोनम की माँ दौड़ते हुए नदी किनारे पहुँचते हैं। माँ, पिताजी को जरूर उस पंडित के लड़के कौशल ने मरवाया है। सोनम की माँ के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं पंडित का लड़का सोनम के साथ भी कुछ गलत ना करे। इसीलिए वो दूर गांव में एक लड़का खोजकर सोनम की तुरंत शादी कर देती है। शादी के बाद सोनम को पता चलता है कि उसका पति विपिन पियक्कड़ है। वो अक्सर रात को गांव के नाले में पड़ा मिलता। सोनम को रोजाना उसे घर तक उठाकर लाना पड़ता। विपिन घर पर कोई पैसा नहीं देता था। एक दिन सोनम की सास ने सोनम से कहा, बहू, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम्हें ही घर संभालने के लिए कुछ करना होगा। सोनम YouTube पर वीडियो देखती हुई बड़ी हुई थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक YouTube चैनल खोल लूं। लेकिन शुरुआत में सास बहू के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सासू माँ, हमारे पास केवल एक मोबाइल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस चीज का चैनल खोलें। हम लोगों को खाना बनाना और अचार डालना सिखा सकते हैं, लेकिन YouTube पर पहले से ही खाना बनाने वाले बहुत सारे चैनल हैं। होंगे, लेकिन देसी खाना बनाना कोई नहीं सिखाता। हम गांव का देसी खाना लोगों को बनाना सिखाएंगे। सोनम अपनी पहली वीडियो में लोगों को चावल की खीर बनाना सिखाती है। सोनम की पहली वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। फिर तो सोनम पूरी, आलू गोभी, कचौड़ी, डोसा, इडली और बाजार के लड्डू सभी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल देती है। सोनम खाना बनाती और उसकी सास मोबाइल पकड़कर वीडियो शूट करती। लगभग 3-4 महीने
लगातार मेहनत करने के बाद YouTube से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। सासू माँ, आज YouTube की तरफ से $100 आए हैं। मात्र 100 रुपये? इतनी मेहनत के बाद? 100 रुपए नहीं, $100। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, जैसे भारत की रुपया। $100 7,500 रुपए के बराबर होते हैं। YouTube चैनल की इनकम से सोनम के घर थोड़ी आर्थिक समृद्धि आ जाती है। वे लोग एक नया गैस चूल्हा खरीद लेते हैं और एक कैमरा भी। एक दिन जब सोनम दूध से खोया बनाना सिखा रही थी तो अचानक भगोना गैस से फिसल गया और गरम गरम दूध सोनम के ऊपर गिर पड़ा। सोनम की सास विपिन के पास मदद के लिए पहुंची, लेकिन विपिन हमेशा की तरह पीकर नाले में पड़ा हुआ था। आखिरकार सोनम की सास गांव के एक आदमी को लेकर घर पहुंची और उसकी मदद से सोनम को हॉस्पिटल पहुंचाया। वैसे तो सोनम उसे उठाकर ले जाती थी, लेकिन आज सोनम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उधर विपिन उस रात नाले में ही पड़ा रहा। विपिन को सुबह होश आता है। अरे मैं ये नाले में कैसे? रोजाना तो मैं बिस्तर पर जागता हूँ। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। रोजाना तुम्हारी पत्नी तुम्हें उठाकर ले जाती थी। आज वो बेचारी हॉस्पिटल में है, वो जल गई है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं था। विपिन को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सोनम बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी है। मुझे माफ कर देना सोनम, मैंने तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। 2 दिन बाद सोनम को होश आ जाता है। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पीना छोड़ दिया है। अब मैं भी YouTube चैनल पर वीडियो बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। चलो, मेरा जलना किसी काम तो आया। कुछ दिनों बाद सोनम ठीक होकर घर लौट आती है। अब सोनम, विपिन और सासू माँ तीनों मिलकर चैनल पर काम करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहती थी। सोनिया की माँ बहुत गरीब थी। सोनिया की माँ घर घर से कपड़े लेकर आती, उन्हें धोकर प्रेस करके वापस पहुँचाती। सोनिया भी अपनी माँ की हेल्प करती और इस तरह उन दोनों का खर्चा चलता। सोनिया को गाना गाने का बहुत शौक था। वो काम करते हुए भी रेडियो पर गाने सुनते रहती और जब भी टाइम मिलता अपनी आवाज में गाना शुरू कर देती। एक दिन सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो, मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूँ या तुझे स्मार्टफोन दिलाऊं? मेरे पास स्मार्टफोन के लिए पैसे नहीं है। अगले दिन सोनिया अपनी फ्रेंड से एक सिलाई मशीन मांग लाती है और कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। थोड़े दिनों में सोनिया के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो एक स्मार्टफोन खरीद लेती है और टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगती है। एक दिन सोनिया की माँ जब घर पर आती है तो सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाने में व्यस्त होती है। तू गाना गाने में लगी है और कपड़ों पर प्रेस कौन करेगा? ये गाना वाना छोड़ दे, कल मैं तेरे लिए लड़का देख कर आऊंगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो क्या करना चाहती है? गाना गाने वाली बनना चाहती है? तेरी उम्र निकल गई तो फिर तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। सोनिया की माँ सोनिया की शादी कर देती है। ससुराल जाकर सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ती। एक दिन सोनिया के ससुर अपने बेटे से कहते हैं, अरे तेरी बहू गाना गाती है, टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, गांव भर में हमारी बदनामी हो रही है। नई नई बहू को ऐसे काम करने चाहिए, तो उसे समझाता क्यों नहीं है? पिताजी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो अब तो पता लग गया। सोनिया का पति सोनिया से जाकर कहता है, पिताजी बता रहे थे कि तुम टिकटॉक पर गाना गाकर वीडियो बनाती हो। हाँ, मैं बनाती हूँ। मुझे बचपन से ही गाना गाने का शौक है। अरे लेकिन आस पड़ोस वालों का तो सोचो, तुम अब हमारे परिवार की बहू हो।
देखो, जिस तरह तुम्हें खाना खाने, पानी पीने की जरूरत होती है, उसी तरह मुझे गाना गाने की जरूरत है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं संगीत को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। सोनिया के ससुर सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगी। एक बार जब रात में सोनिया सो रही होती है तो सोनिया के ससुर सोनिया का फोन उठाकर गांव की नदी में फेंक आते हैं। सुबह को जब सोनिया को फोन कहीं नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। हे भगवान, मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा। मैं टिकटॉक पर वीडियो कैसे बनाऊंगी? अरे रो क्यों रही हो? मेरे साथ खेत पर काम करने चलो। वैसे भी हमारा खेत जमींदार के पास गिरवी रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि खेत को कैसे छुड़ाया जाए। मजबूरी में सोनिया को खेत पर काम करने जाना पड़ता है। एक दिन टिकटॉक कंपनी की तरफ से सोनिया के पास एक पार्सल आता है। उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, टिकटॉक पर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हम आपको एक नया मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं। कृपया वीडियोस बनाते रहें। अपने नए मोबाइल से सोनिया और भी वीडियोस बनाती है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वो टिकटॉक पर सबसे बड़ी स्टार बन जाती है। एक दिन एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, सोनिया, आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैं आपको 20 लाख का चेक देने जा रहा हूँ। आप हमारी कंपनी के लिए गाना रिकॉर्ड कीजिए। सोनिया वो पैसे अपने पति और ससुर को देते हुए कहती है, अब आप अपना खेत आसानी से जमींदार से छुड़ा सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे टैलेंट को। सोना की नई नई शादी हुई थी। उसके पति आर्मी में थे और शादी के कुछ ही दिनों बाद ड्यूटी ज्वाइन करने चले गए थे। सोना अपनी बूढ़े सास ससुर के साथ गांव के घर में रहती थी। बहू, बाजरे की खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, आज रात को बना देना। माँ जी, कितना काम कराती हो आप मुझसे, मैं तो काम के बारे में सोचते ही थक जाती हूँ। ठीक है बहू, जब तुम्हें सही लगे तब बना देना हमारे लिए खिचड़ी, ठीक है? सोना एक बड़े बाप की बेटी थी। उसने शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कही थी क्योंकि उसके पति को बहुत ही जल्द एक बड़ा प्रमोशन मिलने वाला था। अब सोना हर दिन बस उस प्रमोशन के इंतजार में रहती थी कि कब उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। जब उनको प्रमोशन मिलेगा तो सबसे पहले इस बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दूंगी, फिर आराम से मालकिन बनकर रहूंगी इस घर में। दिन बीतते गए और प्रमोशन की कोई खबर नहीं आई। सोना अब बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वो बात बात पर अपने सास ससुर से लड़ती थी। मेरी तो कमर टूट जाएगी इस चूल्हे में खाना बना बना के। मेरे घर में 2 किचन थे, वो भी मॉड्यूलर। बटन दबाओ और सब हो जाता था। हाय राम, कहाँ फंस गई? मॉड्यूलर कैसा किचन होता है बहू? हमने तो आज पहली बार सुना है। हाँ, इन गवारों को कैसे पता होगा मॉड्यूलर किचन के बारे में? एक बार पैसे आ जाए बस सारा घर मॉडर्न और स्टाइलिश बनाऊंगी मैं। बताओ बहू, क्या होता है मॉड्यूलर किचन? आप छोड़ दो माँ जी। मॉड्यूलर किचन वो है जो मुझे इस गरीब घर में कभी नसीब नहीं होगा। सोना के सास ससुर भोले और अच्छे मन के थे। उन्होंने अपनी बहू को परेशान देखकर ये सोचा कि उसके लिए एक मॉड्यूलर किचन बना देंगे। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं अपने पास। हाँ, मैंने भी। हम शहर जाकर पूछ कर आते हैं कि मॉड्यूलर किचन बनाने में कितना खर्चा होता है। सोना के सास और ससुर उसके मॉड्यूलर किचन बनाने की कोशिश में अपनी सारी जमा राशि खर्च कर देते हैं। सोना को अपने घर के पीछे बटे हुए किचन से कोई मतलब नहीं था। बहू, घर के पीछे कितने दिनों से कुछ बन रहा है और तुमने कुछ पूछा ही नहीं। देख रही हूँ मैं, इतने दिन से अपने बेटे की मेहनत की कमाई ऐसे उड़ा रहे हो आप लोग, पर मैं कौन होती हूँ आपको पूछने वाली? तुम्हें पूरा हक है पूछने का। तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं हो बल्कि हमारी बेटी भी हो। मेरे पास ये सब सुनने का समय नहीं है, बहुत काम है।
पूरा घर संभालना होता है मुझे। आप हटिए आगे से। 1 साल के बाद सोना का पति आता है और उसी समय किचन भी बनकर तैयार हो रहा था। सोना का पति अपने प्रमोशन की खुशखबरी लेकर आया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पूरा साल रोते हुए बिताया था, अब जाकर खुशी मिली है। हाँ सोना, अब जाके पूरी जिंदगी की मेहनत रंग लाई है। शुक्र है, अब घर में कुछ पैसे आएंगे, वरना अगर तुम्हारे माता पिता का बस चले तो सारे बचे खुचे पैसे भी उड़ा देते। नहीं सोना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे माँ और बाबा तो बिल्कुल खर्चा नहीं करते। तुम्हारे सामने भोले बनते हैं दोनों। वो पीछे जो घर बन रहा है उसकी क्या जरूरत थी बताओ? इस छोटे से घर में कोई कमी है क्या? मैं इतने बड़े घर से आई हूँ, फिर भी यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ ना। उनको पता क्या चला कि तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। पैसे ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे लॉटरी लग गई हो। हर एक दुकान में उधार है उनका, कौन भरेगा सारे उधार? मुझे तो लगता है इन्हें वृद्धाश्रम में ही रख देना चाहिए। मैं बात करूंगा माँ बाबा से, तुम सो जाओ अभी। राजेश काम से हफ्ते भर के लिए शहर चला जाता है। सोना मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सास ससुर का नाम पास के ही वृद्धाश्रम में देकर आती है। आश्रम से कुछ लोग 2 दिन में पिकअप करने आने वाले थे। बस राजेश के आने से पहले इनको वृद्धाश्रम भेज दूं, तो उसे कोई झूठी कहानी बता दूंगी। राजेश शहर से 2 दिन पहले आ जाता है। ठीक उसी दिन सोना के लिए बना हुआ मॉड्यूलर किचन भी कंप्लीट हो जाता है। सास ससुर बहुत खुशी से अपने बेटे और बहू को नया किचन दिखाने ले जाते हैं। दोनों को अंदर जाने से पहले अपनी आंखें बंद करने को कहते हैं। दोनों आंखें खोलो और देखो। सोना और राजेश अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वो एक बहुत सुंदर और मॉडर्न किचन में खड़े होते हैं। उस किचन में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं, ओवन से लेकर डिश वॉशर तक। सोना बेटी 1 साल तक हमारे छोटे से किचन में काम करती रही। हमने उसके लिए ये मॉड्यूलर किचन बनाया है। हम चाहते थे कि सोना को अपने पापा के घर जैसी खुशी यहाँ पर भी मिले। इसलिए हमने इतने दिनों से तुम दोनों को कुछ नहीं बताया। हमने अपनी सारी जमा पूंजी इस किचन में लगा दी। सोना ये बात सुनकर चौंक जाती है। वो कुछ कह नहीं पाती और रोने लग जाती है। तभी वृद्धाश्रम का एक आदमी उनके किचन में उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है। सोना जी, हम वृद्ध आश्रम से आए हैं। कहाँ हैं आपके सास ससुर? सोना, तुमने वृद्ध आश्रम में माँ बाबा का नाम भी लिखवा दिया। मैंने बोला था ना, हम बात करेंगे इस बारे में। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी इन्हें भेजने की? सोना ये सब देखकर रोते हुए अपने सास ससुर से माफी मांग लेती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, पर राजेश उसकी एक बात सुनने को राजी नहीं होता। मेरे माँ बाबा ने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुम उनके साथ ऐसा करोगी? निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। सोना रोते हुए राजेश से माफी मांगती है, पर राजेश उसकी बात नहीं सुनता और सोना को उस दिन अपने शादीशुदा जीवन और नए मॉड्यूलर किचन से हाथ धोना पड़ जाता है। माया एक सुंदर और सुशील लड़की थी। बहुत साल पहले जब एक बार माया अपनी मौसी के घर गांव में गई थी, तब वह एक गंदे तालाब में नहा ली थी। तब से माया को खुजली लग गई थी। माया ने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया। खुजली में कुछ समय के लिए आराम मिल जाता, लेकिन खुजली पूरी तरह से दूर नहीं हो पाती। माया और उसके दोनों भाई की उम्र शादी के लायक हो गई थी। मम्मी, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है और मुझे जल्दी उससे शादी करनी है। बेटा, पहले तेरी बहन की शादी तो हो जाने दे। वो तुझसे 1 साल बड़ी है।
इसकी खुजली की बीमारी के कारण इसकी शादी तो कभी हो नहीं पाएगी। क्या मैं जिंदगी भर इसके चक्कर में कुंवारा घूमता रहूंगा? शांति बुआ ने एक लड़का बताया है, कल लड़के वाले देखने आएंगे, हमें पूरी तैयारी रखनी होगी। अगले दिन लड़के वाले माया को देखने आए। माया ने अपनी पूरी बॉडी पर एक विशेष तेल लगाया ताकि खुजली ना हो और बिल्कुल फुल आस्तीन के कपड़े पहने। वो ट्रे में चाय लेकर लड़के वालों के सामने आई। जब माया लड़के की माँ को चाय दे रही थी, तभी उसकी पीठ में जोर से खुजली मची। माया ने अपना हाथ पीठ की तरफ घुमाया और उसका हाथ लड़के की चाय में लग गया। लड़के की चाय गिर गई और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। ओह, सॉरी, आप बाथरूम में चलिए, मैं अपने कपड़े साफ कर देती हूँ। चाय गिरने पर लड़के की माँ और बहन ने बहुत मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन लड़के ने माया की सुंदरता देखकर उसे तुरंत पसंद कर लिया। आंटी जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अगले महीने एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप पर जाना है। माया लड़के को अपनी खुजली की बीमारी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन माया की माँ और भाई ने ऐसा उसे नहीं करने दिया। कान खोल कर सुन ले माया, बहुत मुश्किल से तेरी शादी तय हो पाई है। अगर तूने खुजली के बारे में लड़के को कुछ भी बताया तो मैं तेरे लिए आगे कोई रिश्ता नहीं ढूंढूंगी। और मैं भी तेरी शादी में कोई काम नहीं कराऊंगा। मजबूरी में माया को अपना मुंह बंद रखना पड़ा और उसकी शादी हो गई। अपने ससुराल में माया को छुप छुप कर खुजली खत्म करने वाला तेल लगाना पड़ता। एक दिन माया अपने पति दिनेश और अपनी ननद पूजा के साथ हॉल में मूवी देखने गई। मूवी देखने के दौरान माया को खुजली होने लगी। माया कभी गर्दन, कभी हाथ तो कभी सिर पर खुजलाती। मैडम क्या कर रही हैं? आराम से बैठिए, हाथ नीचे करिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर बाद खुजलाते हुए माया का हाथ अपनी ननद की कोल्ड ड्रिंक पर लग गया। भाभी क्या कर रही हो? इतनी देर से देख रही हूँ, आप बिल्कुल चैन से नहीं बैठ रही हो। कभी इधर खुजला रही हो तो कभी उधर। क्या हो गया है आज आपको? दिनेश, पूजा, चलो ना घर चलते हैं, मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। भाभी इतनी अच्छी मूवी है, मैं तो घर बिल्कुल नहीं जाने वाली। माया ने दिनेश से घर जल्दी चलने की जिद की। आखिरकार दिनेश को अपनी बहन को छोड़कर माया के साथ घर आना पड़ा। कुछ दिनों बाद दिनेश बिजनेस ट्रिप पर चला गया। अक्सर खाना खाते समय माया खुजलाने लगती। एक दिन माया की सास ने उसे टोक दिया। बहू, कम से कम खाना खाते समय इधर उधर हाथ मत खुजलाया करो। मम्मी, मैंने भी देखा है कि भाभी खुजली वाले हाथों से ही खाना बना देती है। पूजा, मैं हमेशा हाथ धोकर खाना बनाती हूँ, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? झूठा इल्जाम? अब मैं किसी दिन आपको रंगे हाथ पकड़ लूंगी, तब कहना कि झूठा इल्जाम लगा रही हूँ या सच बोल रही हूँ। माया की ननद माया पर नजर रखने लगी। पूजा ने देखा कि माया अक्सर रात में उठकर बाथरूम जाती है और 15-20 मिनट बाद बाहर निकलती है। एक रात पूजा ने बाथरूम के आगे ही चारपाई डाल दी और सोने का नाटक करने लगी। अंधेरे में पूजा ने देखा कि माया अपने हाथ में एक बोतल लेकर बाथरूम के अंदर घुस रही है। अगले दिन जब माया नहाने चली गई तो पूजा माया के कमरे में घुस गई और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी। आखिरकार उसने माया के खुजली वाले तेल की बोतल ढूंढ निकाली। मम्मी, जल्दी यहाँ आओ, देखो भाभी चुपके चुपके रात में क्या लगाती है, खुजली वाला तेल। ये सब क्या है बहू? माफ करना माँ जी, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी लेकिन अपने घर वालों के कारण नहीं बता पाई। मुझे खुजली की प्रॉब्लम है। माया की सास और ननद तुरंत माया से 4 फीट दूर हटकर खड़ी हो गई। हाय राम, बहू तुमने हमें धोखा दिया। अब तक तो हमें भी तुम्हारी खुजली की बीमारी लग गई होगी। माँ, भाभी को घर से बाहर निकालो, मैं किसी खुजली वाले इंसान के साथ नहीं रह सकती। दिनेश को लौटकर आने दो,
तब बात करते हैं। माया की सास और ननद ने माया का जीना मुश्किल कर दिया। उन्होंने माया को पूरी बॉडी पर एक पॉलिथीन पहनाकर एक कमरे तक सीमित कर दिया। वे उसे न किचन में घुसने देती और न ही बाथरूम में। माया ने अपने मायके में फोन किया, लेकिन माया की माँ और भाई ने माया से मना कर दिया कि वह घर पर ना आए और अपने ससुराल में ही रहे। एक रात माया अपनी खुजली से बहुत परेशान हो गई। लगता है मेरी खुजली की बीमारी तभी दूर होगी जब मेरे ऊपर की स्किन पूरी तरह जल जाएगी। माया ने अपने कमरे में आग जलाई और वह आग में कूद पड़ी। जल्द ही आग ने उसके शरीर को पकड़ लिया और माया बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसी समय दिनेश घर पर लौट आया। उसने दरवाजा तोड़कर माया को आग से दूर हटाया। ये क्या कर रही हो माया? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं क्या करूं? मैं अपनी खुजली की समस्या के कारण बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी माँ और बहन मुझसे अछूतों जैसा व्यवहार करती हैं। मेरे घर वाले भी मुझे रखना नहीं चाहते। मैंने सोचा मेरी ऊपर की स्किन जल जाएगी तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। तुमने मुझे अपनी खुजली की प्रॉब्लम के बारे में बता देना चाहिए था। मेरा एक दोस्त अमेरिका में स्किन डॉक्टर है, मैं तुम्हें उसी के पास लेकर चलूंगा। दिनेश माया को अमेरिका लेकर गया और कुछ महीने ट्रीटमेंट चलने के बाद माया की खुजली की बीमारी ठीक हो गई। थैंक यू दिनेश, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में पहले बता दिया होता तो ये पहले ही ठीक हो चुकी होती। हाँ, किसी भी समस्या को छुपाना ठीक नहीं। उसके बारे में खुलकर बात करने से ही कोई समाधान निकल सकता है।